Namaskar, myself Dr. Khemchand Soni belongs to Ratanagar, presently working as Associate Professor in Geology at Government Lohia College Churu. पिछले 5 वर्षों से रतनगर पे एक संदर्भ बुक लिखने का मेरा एक प्रयास चल रहा है। इसी प्रयास के दौरान लगभग 20,000 डॉक्यूमेंट्स मैंने कलेक्ट किए हैं। जगह जगह मैंने यात्राएं की है। गांव के विभिन्न सेठ लोगों से पुराने प्रपत्र, पुराने फोटोग्राफ्स मैंने कलेक्ट किए हैं। हाँ, मेरे मित्रों का आग्रह था कि आप किताब लिखने के साथ साथ गांव पे छोटी डॉक्यूमेंट्री भी आप बनाएं। जैसे गांव के मंदिर है, गांव की मस्जिद है, गांव की स्कूलें हैं, गांव की हवेलियां हैं, गांव के भित्ति चित्र है, रतनगर के प्रसिद्ध जो पर्सनैलिटीज हैं, रतनगर की स्थापना कैसे हुई। तो आज इसी श्रृंखला में रतनगर में हवेलियों पे मैं एक छोटी एक वृत्तचित्र, एक डॉक्यूमेंट्री में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। रत्नगर के जो फाउंडर जो थे, संस्थापक, वो बिसाऊ के सेठ श्री नंदराम जी केडिया थे। उनका किसी कारणवश वहाँ के राजा से वाद विवाद हो गया, तो उन्होंने एक नया नगर बसाने की एक मन में सोची और बिसाऊ से वे मैहनसर शिफ्ट हो गए। मैहनसर वो लगभग 3 साल रहे, लेकिन मैहनसर के जो ठाकर थे वो भी ताना मारने लग गए। उसी दौरान मैहनसर की एक राजपूतों की बारात थेलासर शादी के लिए आई थी। उसी बारात में नंदराम जी केडिया भी आए थे। उस समय बारात 7 दिन रुकती थी। तो नंदराम जी यहाँ के आसपास के जो खुले जो क्षेत्र थे उनका उन्होंने भ्रमण किया और देखा कि यदि बीकानेर के महाराजा यहाँ पर जमीन अलॉट कर दें तो यहाँ पर एक नया नगर बसाया जा सकता है। तो केडिया परिवार के जो धर्मगुरु थे वो मंगलदत्त जी महर्षि, मंगलदत्त जी महाराज, इनके वंशज अभी भी चूरू में भी है, रत्नगर में भी है। उनके आज्ञानुसार इन्होंने गांव का रतनगर नाम रखा। नंदराम जी बीकानेर स्टेट गए और वहां पर महाराजा से मिले, तो उन्होंने तुरंत ही 79,000 बीघा रतनगर की स्थापना के लिए इन्होंने अलॉट कर दी, जिसमें करीब 6,000 बीघा गायों के चरवाहे के लिए चारागाह भूमि छोड़ी गई। ये 79 बीघा जो जमीन है आसपास के गांव से ली गई, जिसमें थेलासर की जमीन भी थी, इधर मेघसर की भी थी, देपालसर की भी थी, श्यामपुरा की भी थी। तो 79,000 बीघा रतनगर की स्थापना के लिए बीकानेर नरेश ने दी। क्योंकि केडिया परिवार में शहर की जो प्लानिंग है ये इनके आनुवंशिक है, जीन में ही है। क्योंकि रतनगर से पहले इसी परिवार के पीरामल जी केडिया थे, उन्होंने उदयपुर वाटी के पास एक नया गांव बसाने की योजना थी और उसी गांव के जो फाउंडेशन है, टाउन प्लानिंग है, वो एक रत्नगर की जैसी है। ये इसके अभी भी जो पुराने अवशेष है, यदि ड्रोन कैमरा से खींचे तो एकदम रत्नगर की जैसी स्थापना है, वैसी स्थापना इस गांव की है। ये गांव अभी भी है, परशुरामपुरा। परशुरामपुरा पुराना, परशुरामपुरा नया है वो तो अलग है। परशुरामपुरा पुराना है, वो इन्हीं केडिया परिवार ने वहाँ प्लानिंग थी, लेकिन वो आबाद हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी ड्रोन कैमरे से यदि फोटो खींचते तो वहाँ की जो स्थापत्य कला है, वहाँ की जो टाउन प्लानिंग है, वो एकदम रतनगर पे आधारित है। और रतनगर की जो टाउन प्लानिंग है वो जयपुर के नक्शे पे है। इसलिए रतनगर को शेखावाटी का पेरिस भी कहा जाता है, वेनिस भी कहा जाता है। इतना सुंदर गांव, इतना सुंदर स्थापत्य कला, इतनी साफ सुथरी सड़कें, यहाँ के परिवार में शालीनता, यहाँ के लोगों का पारस्परिक भाईचारा देखने को मिलता है, जो एक मिसाल के रूप में है। नगर की स्थापना के समय नंदराम जी के साथ लगभग 72 परिवार वो अपने साथ लेके आए, जिसमें सेठ साहूकार भी थे, सोनी भी थे, मणियार भी थे, क्यामखानी भी थे, लीलगर भी थे। इनका एक पूरा पूरा एक रजिस्टर है, एक बही डली है और इस बही के कुछ पन्ने मेरे पास है, फोटो स्टेट है, जिसमें हर परिवार का जिक्र है कि ये परिवार कहाँ से आया, किस तारीख को आया, कितने आदमी आए,
अपने साथ साथ क्या क्या चीज़ें लाए, कितने माचे लाए, कितने बकरियां लाए, कितने बर्तन लाए। इस तरह बहुत ही सिस्टमेटिक ये कि ऑथेंटिक दस्तावेज है जिसमें पूरा जिक्र है कि गांव की स्थापना के समय कौन कौन सेठ आए थे। जिसमें मुख्य रूप से केडिया परिवार, केडिया के ससुराल वाले जालान परिवार थे जो कि फतेहपुर से थे, वो यहाँ पर आए। गाडोदिया परिवार यहाँ पर आया, पोदार परिवार यहाँ पर आया। इसके अलावा भाव सिंह का परिवार, जीवराज का परिवार, भीमसरिया परिवार, टीबड़े वाला परिवार, सिंघानिया फैमिली, तोदी फैमिली, मोरार का, इसके अलावा मोर और अ, हिरावत परिवार, ये मुख्य धनाढ़ सेठों में थे जो रत्नगर की स्थापना के समय उनके साथ आए। अब क्वेश्चन है कि सेठ सेठ किसे कहते हैं। तो मैंने जितने भी दस्तावेज किए, पुराने संदर्भ पत्र मैंने जो कलेक्ट किए, उसमें सेठों के लिए 7 गुणों का होना आवश्यक है। यानी सेठ किसको कहे, तो सेठ के अंदर ये 7 गुण होने चाहिए। जिनमें 7 गुण हो उसी को सेठ कहा जाता है। पहला गुण है कि सेठ हवेली बनाए, और हवेली वो जिसके अंदर टोड़े लगे हों। यदि बिना टोड़े की हवेली है तो वो सेठों की गुण नहीं है। इसके अलावा धर्मशाला बनाए, सराय बनाए राहगीरों के लिए, यात्रियों के रुकने के लिए, मंदिर बनाए, बच्चों के स्टडी के लिए मदरसा या पाठशाला बनाए, पानी का कोई भी स्रोत जिसमें जोड़ा हो सकता है, कुआं हो सकता है, वो बनाए, और रोजाना 100 से लेके 1000 आदमियों तक गरीबों को भोजन कराएं, और मृत्यु के पश्चात अपने ऊपर छतरी बनाएं। तो ये 7 ऐसे गुण हैं जो एक सेठ में होने चाहिए, और जिनमें सातों में से एक दो लक्षण नहीं है तो वो फिर उनको सेठ नहीं कहा जाता है। ठीक है, वो वणिक परिवार से हो सकते हैं, अग्रवाल परिवार से हो सकते हैं, बिजनेस फैमिली से हो सकते हैं, लेकिन उनको नगर सेठ की उपाधि उनको नहीं दी जाती। और मुझे खुशी है कि ये सातों गुण वाले हमारे गांव में कई सेठ परिवार है, जिसमें मुख्य रूप से केडिया परिवार, पोदार परिवार, गाडोदिया परिवार, चांदगोठिया परिवार, जीवराज का परिवार, हिरावत परिवार, टिबड़े परिवार, और वर्तमान में बुधिया परिवार, ये ऐसे सेठ हैं जिन्होंने इस तरह की भामाशाह की भूमिका निभाई है, और अभी तक ये परंपरा इनके परिवारों में चलती रही है। तो मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं इस छोटे से गांव में पैदा हुआ, और मेरा पूरा मन, मेरा तन, मेरा धन इस गांव के विकास के लिए, इस गांव की प्लानिंग के लिए, इस गांव की उन्नति के लिए सदैव उपलब्ध रहेगा। हाँ, आज की श्रृंखला में रत्नगर की हवेलियों पे मैं जैसे चर्चा करने जा रहा हूँ। रत्नगर में कौन कौन सी हवेलियाँ हैं। हालांकि कुछ हवेलियाँ इसमें जर्जर हो चुकी है, कुछ वर्तमान में मौजूद हैं, और कुछ हवेलियों का नवीनीकरण भी करवाया गया है। तो इन सभी को मैं टच करते हुए मैं बहुत ही संक्षेप में मैं आपसे चर्चा करूंगा। ये जो हवेली है ये मूलचंद जी पोदार की हवेली है, और गांव की सबसे सुंदर हवेलियों में इसकी गणना होती है। मेरी दादी बताती थी कि इस हवेली में 7 साल तक चित्रकारी रही है, और ऊपर के जो ये आप चौबारे देख रहे हो, ये चौबारे राम गोपाल जी पोदार ने बनाए, जो वर्तमान में दिल्ली में निवास करते हैं। इनके कुछ परिवार के सदस्य मुंबई में हैं, कुछ परिवार के सदस्य सूरत में भी बिजनेस करते हैं, और गांव की सबसे सुंदर हवेलियों में ये शामिल है, हेरिटेज हवेली में भी शामिल है। और इस हवेली की मेरे पास कम से कम 500 फोटोग्राफ्स हैं, एक एक भित्ति चित्र मैंने इसमें काउंट किया। लगभग 1000 से ज़्यादा इसमें भित्ति चित्र है। पूरी रागमाला है, पूरी इसमें रामायण की फोटो है, राजा महाराजाओं की फोटो है, लोक कलाओं की इसके अंदर फोटो है। और आप देख रहे हो इसका पूरा आर्किटेक्चर, हर टोडे के ऊपर पिलर है, और पिलर पे ये चारों तरफ ये बालकनी है इसमें। तो हवेलियों की, सुंदर हवेलियों में इस हवेली का जैसे नाम आता है, मूलचंद जी पोदार की हवेली। ये इस हवेली का पीछे का भाग है।
ये हवेली जो है पश्चिम मुखी है। और अब देख लो कितनी सुंदर स्थापत्य कला इस हवेली की देखने को मिलती है। और किसी भी 5 स्टार होटल से ये कम नहीं है। हाँ, ये हवेली भी पोदार परिवार की है, बाला बख्श जी पोदार, जिनके लड़के राम गोपाल जी पोदार, जो वर्तमान में दिल्ली में इनका बिजनेस है। और इस हवेली में भी बहुत सुंदर चित्र है, बहुत मजबूत हवेली है। लेकिन अभी 3-4 साल पहले बहुत तेज बारिश आई, और उसी बारिश के दौरान भूकंप के झटके महसूस किए। उस दौरान इस हवेली के अंदर आर पार दरार आ गई है। तो अब ये हवेली रिस्की है थोड़ी, लेकिन फिर भी इसकी जो दीवार है वो 2 फीट मोटी है। और इस हमें जो भाटे जो काम मिली है वो देपाल सर की खदानों के काम मिली है। दोनों हवेलियों में देपाल सर की खदानों के भाटे पत्थर जो है वो इसमें काम में लिए गए हैं। हाँ, ये हवेली उदय राम जी चांद गोठिया की, ये भी बहुत मजबूत हवेली है। इस हवेली के ऊपर पहले 2 चौबारे होते थे जिसमें पुस्तकालय चलता था। ये पुस्तकालय वर्तमान में नवजीवन पुस्तकालय के नाम से दूसरी जगह स्थापित कर दिया है। और इन चौबारों में भूकंप से दरार आने के कारण इन चौबारों को फिर हटा दिया गया। लेकिन फिर भी ये बहुत ही सुंदर हवेली है, बहुत लंबी चौड़ी हवेली है। इसमें भी काफ़ी भित्ति चित्र है। और हवेली के अंदर प्रवेश करने के बाद में आप देखते रह जाओ, इतने सुंदर इसके अंदर फ्रेश पेंटिंग है वो बनी हुई है। हाँ, ये रामनाथ जी चांदकोठिया, चांदकोठिया परिवार के हैं। और ये भी बहुत सुंदर हवेली है, बहुत प्रसिद्ध हवेली है। और इसके अंदर इसके हवेली के गली की तरफ की जो दीवार है उसमें महाराजा गंगा सिंह का एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है, जो अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हैं। और इसमें गुलामी फिल्म की जो शूटिंग है वो इसी हवेली के अंदर हुई है, जेपी दत्ता की। तो ये काफ़ी बहुत सुंदर हवेली है, बहुत मजबूत हवेली है। और पूरे ईरानी कल्चर में जिस तरह लोहिया महाविद्यालय की नींव चबूतरों पे रखी है, उसी तरह इस हवेली की नींव भी चबूतरे पे रखी है। तो ये हवेली कितना ही भूकंप आए, कितना ही बारिश आए, इस हवेली का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और इस हवेली का कुछ नवीनीकरण भी किया है। आगे के कुछ भित्ति चित्र है उनको दोबारा भी बनाया गया है, लेकिन वो सब एक्रिलिक पेंट है। तो इसका जो प्राकृतिक जो शोभा थी वो थोड़ी कम हुई है, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर हवेलियों में शामिल है। ये इसी हवेली का आगे का भाग है। इसको आप देख रहे हो ऊपर, ये इसमें डिस्टिम्बर पेंट करवा दिए। अब इन पेंट करवाने के कारण क्या है कि जो पुराने भीतर क्षेत्र है वो छिप गए। नीचे के जो चित्र है इनको दोबारा बनवाया गया है, सीढ़ियों की इसमें रिपेयरिंग करवाई है। और बहुत ही सुंदर हवेली है। ये इस हवेली का साइड से जैसे फोटोग्राफ लिया है, आप देख रहे हो कितना सुंदर नयना विराम दृश्य इस हवेली का प्रतीत होता है। ये हवेली भी चांदकोठिया परिवार से ही है, रामतार जी चांदकोठिया, जो वर्तमान में मुंबई में अपना बिजनेस करते हैं। और इस हवेली का भी जीर्णोद्धार किया गया है। और आगे के जो चित्र है इनका नवीनीकरण किया गया है, लेकिन जो ओरिजिनलिटी थी वैसे चित्र नहीं आ पाए इसमें। फिर भी बहुत सुंदर हवेली है। ये चमड़िया परिवार की हवेली है, वासुदेव जी चमड़िया। और बहुत ही मजबूत हवेली है, पूरी गली की हवेली है। और रतनगर में 2 हवेलियां ऐसी जिसमें बैठक बहुत बड़ी है, यानी सबसे बड़े ढोले की जो बैठक है, जिसमें एक तो मानमल जी चंपालाल जी हिरावत की हवेली में बैठक है सबसे बड़ी है। और एक वासुदेव जी चमड़िया की हवेली में जो बैठक है वो सबसे बड़ी है। और इस हवेली के पीछे की तरफ ढोला मारू की बहुत ही विशाल पेंटिंग है। आप कभी रतनगर आओ तो इस हवेली के पीछे आप देखना, ढोला मारू की जो पेंटिंग है वो इसके अंदर बहुत बहुत ही विशाल पेंटिंग, कम से कम 20-20 फीटिंग में भित्ति चित्र है उसके अंदर बने हैं। और आप देख रहे हो इसमें पूरे सभी कमरों में कितनी खिड़कियां हैं। इसको रतनगर का हवा महल भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हाँ, ये इसी हवेली का आगे का भाग है, छत का जो पोर्शन है। और ये इसके अंदर चौक है, लेकिन साज संभाल नहीं होने के कारण इसके अंदर पीपल है उग गए हैं। और काफी धनाढ़ सेठ रहे हैं, ऐसा बताते हैं कि इस हवेली में 1 महीने तक लगातार चोरी होती रही। तो जितना भी इसमें बेशकीमती सामान था वो सब चोर के ले गए। लेकिन फिर भी इसका
यदि जीर्णोद्धार किया जाए तो बहुत मजबूत हवेली है, बहुत सुंदर हवेली है। ये जो हवेली है ये हाई स्कूल के सामने केडिया परिवार की, यशोवर्धन जी केडिया, जो इनके परिवार के कुछ सदस्य आजकल अमेरिका में भी विराजते हैं और वर्तमान में सांवरमल जी स्वामी के परिवार के सदस्य केयर टेकर के रूप में इसको संभाल रहे हैं। और ये भी काफ़ी सुंदर हवेली है, काफ़ी मजबूत हवेली। ये हवेली हरिचंद जी गाड़ोदिया, जो कि गांव के बहुत ही धनाढ़ सेठ रहे। इस हवेली की जो डिजाइन है बहुत ही अद्भुत है। जिस तरह शेखावाटी में बावड़ियों की जैसे डिजाइन होती है, उसी डिजाइन पे इस हवेली का निर्माण किया है। इसमें आप देख रहे हो, ये आगे बैठक है, इसमें नीचे जैसे बैठक है उसी तरह की बैठक ऊपर है। इसके ऊपर ये चौबारे बनाए और दोनों साइड में ये छोटे छोटे कमरे हैं गुंबद के। और पास में इनका ये काफ़ी नोरा है, इसके अंदर इन्होंने कभी गार्डन भी लगाया था। और काफ़ी समय तक मोहल्ले को जल की आपूर्ति जो है वो इस गाडोदिया जलाशय से ही होती थी। तो ये भी बहुत, और इस हवेली के भी साइड में ढोलामारू के बहुत बहुत ही सुंदर चित्र, राग रागिनी के चित्र, राधा कृष्ण के चित्र, ऐसे चित्र हैं जिनको आप देखो तो ऐसा लगे कि वास्तव में ऐसे कलाकार अब मिलना मुश्किल है। तो बहुत ही सुंदर हवेली है। ये स्नेही राम जी जीवराज का परिवार की हवेली है, हाई स्कूल वाली गली में। और काफ़ी मजबूत, काफ़ी सुंदर हवेली है। इस हवेली का भी जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही सुंदर है। इस हवेली के अंदर से आप देखो तो इसमें जैसे फर्स्ट फ्लोर है, ऊपर ये चौबारे हैं और चौबारे के चारों तरफ में जैसे बालकोनी है। नीचे इसमें गुहारी होते थे जो आजकल बंद करवा दिए हैं। फिर भी ये बहुत सुंदर और देखने लायक हवेली है। और इस हवेली में मुगल शैली के भित्ति चित्र आपको देखने को मिलेंगे, मुगल शैली के, पठान शैली के। हाँ, ये हवेली गाडोदिया परिवार की है, लेकिन साज संभाल के अभाव में अभी तेज बारिश आई अभी 2-3 साल पहले, तो उसमें इस हवेली के आगे के जो दोनों बैठक है ये गिर चुकी है। और इसके अंदर भी बहुत सुंदर चित्र है। इसमें कुछ भी चित्र तो ऐसे हैं जिसमें कृष्ण जी राधा जी के बालों को संवार रहे हैं कांगसिए से। तो इस तरह के राग रागनी के, राधा कृष्ण के इसमें बहुत ही चित्र है। लेकिन वर्तमान में ये हवेली गिर चुकी है। ये भी गाडोदिया परिवार की हवेली है, मोतीलाल जी गाडोदिया। और इस हवेली में भी मुगल शैली के चित्र हैं टोटों के बीच में। और काफ़ी सुंदर है, काफ़ी मजबूत हवेली है। ये भी गाडोदिया परिवार की हवेली है, हरसन जी गाडोदिया परिवार के सामने। और इस हवेली को हमारे परिवार की विनोद जी टावर कलकत्ता में निवास करते हैं, उन्होंने इस हवेली को परचेज कर दिया है। और उनकी इच्छा है कि इस हवेली की रिपेयरिंग करवा के और इसका जीर्णोद्धार किया जाए। और ये जो हवेली है इसके अंदर पेड़ काले 4 हैं। बाकी हवेलियों में तो जनरली 2 ही पेड़ काले होते हैं, लेकिन इस हवेली के अंदर 4 पेड़ काले हैं, ये इसकी विशेषता है। और एक तो छत के जाने का रास्ता जो है, ये आगे का जो कमरा है, इस कमरे के जो छत की जो टांड होती है, लटान, उस लटान में से ऊपर जाने का रास्ता है, चौर रास्ता है। और इनके पीछे के जो 2 कमरे हैं उसके अंदर अंडरग्राउंड भी है। तो बहुत ही स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत मजबूत और बहुत ही सुंदर हवेली है। हाँ, ये हरचंद जी गाडोदिया की हवेली का साइड का चित्र है। अच्छा, आप देख लो, ये हाथी घोड़े बहुत बड़े बड़े 10-10 फीट के हाथियों की इसमें भित्ति चित्र है। कुछ भित्ति चित्र ये अभी रिपेयरिंग करवाई इन्होंने, रिपेयरिंग करवाने से ये छिप गए हैं। लेकिन इनकी इच्छा है कि इनके अभी परिवार के जो बालकृष्ण जी गाडोदिया है उनकी इच्छा है कि इस चित्रों को दोबारा रिक्रिएट किया जाए। और संभवतः रिनोवेशन के बाद में वापस ये एक दर्शनीय स्थल के रूप में यह हवेली मानी जाएगी। ये भी गाडोदिया परिवार की हवेली है, राम बल्लभ जी गाडोदिया। इस हवेली का पूरा जीर्णोद्धार हो गया है। आगे का भित्ति चित्र है वो दोबारा बन गए हैं, हालांकि बने तो वो एशियन पेंट से ही है, लेकिन फिर भी यह हवेली दिखने में बहुत सुंदर है। इसके रिनोवेशन के बाद का फोटोग्राफ भी है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा।
ये भी रामबल्ले जी गाड़ोदिया परिवार की हवेली। ये हरसन जी गाड़ोदिया हवेली के पीछे एक छोटी हवेली है, 3 मंजिला, और स्थापत्य कला की दृष्टि से ये भी बहुत सुंदर हवेली है। इस हवेली में ईरानियन शैली के खिड़कियां है वो बनाई गई है। झरोखे आप देख रहे हो कितनी सुंदर डिजाइन है इसमें। ये हवेली है जो है ये पिलासराय जी केडिया के परिवार की है। और गांव में दो ऐसी हवेलियां हैं जिसमें केवल आधे भाग में टोटे हैं। इस हवेली में देख रहे हो, बाकी हवेली में तो पूरी हवेली में आगे टोटे हैं। अब ये आधे भाग में टोटे क्यों है, इसका कारण मुझे समझ में नहीं आया। हो सकता है कि यहाँ तक का, जहाँ तक टोटे हैं यहाँ का निर्माण पहले हो गया हो और बाद में इस बिल्डिंग को इन्होंने एक्सटेंड किया हो। लेकिन ये दो हवेली है, एक तो इस हवेली में आधे भाग में टोटे हैं, और एक फूलचंद जी फतेहचंद जी हिरावत की हवेली है, उसमें भी इसी तरह की स्थापत्य कला है वो देखने को मिलती है। अब इसका कोई साइंटिफिक रीजन है या और कोई कारण है, ये रीजन इसका तोड़ मुझे नहीं मिला है। और ऑडियंस चाहे तो मुझे इस संदर्भ में अपने सुझाव है वो दे सकती है। ये विलासराय जी केडिया की हवेली है। और विलासराय जी केडिया बहुत ही धनाढ़ सेठ थे जिन्होंने कई धर्मशालाएं बनाई, कई जोड़े बनाए, कई मंदिर बनाए, कई जगह इन्होंने स्कूलें खेली। और अंग्रेजों के ज़माने में इनको तो कई तरह की उपाधियां भी मिली है। और वर्तमान में इन परिवार के सदस्य वो मुंबई में अपना बिजनेस करते हैं। और एक इनका जो पर्सनल लाइब्रेरी थी, वो लाइब्रेरी अभी भी इसी हवेली के अंदर आगे की बैठक में चलती है, और जिसमें पुराने काफ़ी साहित्यिक किताबें हैं वो अभी भी मौजूद है। ये भी बिलासराय जी केडी हवेली का पीछे का चित्र है। ये वर्तमान में इन गलियों में क्या है, सड़कें बनने से पानी इकट्ठा होता है, पानी इनके गोहारियों में चले जाते हैं। तो अभी ये हवेली है पीछे से फट चुकी है और बहुत ही रिस्की है। अब इसके लिए यहाँ की नगर पालिका है वो जिम्मेदार है, क्योंकि चूंकि ये इलाका है वो थोड़ा नीचा इलाका है। पहले जब सड़कें नहीं तब तो पानी गलियों के अंदर ही सूख जाता था, अवशोषित हो जाता था। लेकिन सीमेंटेड सड़कें बनने से पूरे इलाके का पानी 2-3 गलियों के अंदर ये भर जाता है, और उसके कारण ये हवेलियां अब क्षतिग्रस्त होने के कगार पर है। ये अर्जुन दास जी केडिया, केडिया परिवार में नंदराम जी केडिया के 4 पुत्र थे। उन चारों की हवेलियां रतन नगर में मौजूद है। और अर्जुन दास जी केडिया बहुत ही एक प्रसिद्ध कवि हुए केडिया परिवार में, और जो कि 7 भाषाओं के जानकार थे। उनकी कई पुस्तकें हैं वो मेरे पास पड़ी है, काफ़ी दुर्लभ पुस्तकें हैं, जिसमें एक तो काव्य कला निधि है, एक भारती भूषण है। और ये पुस्तकें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उनके कोर्स में अभी भी चलती है। और इन पुस्तकों पे कोई पीएचडी करना चाहे तो पीएचडी भी कर सकते हैं। अब आप कल्पना करो कि अ, तीन तीन क्लास पढ़े हुए इस केडिया ने कितनी किताबें लिख दी। उर्दू के जानकार थे, फारसी भाषा के जानकार थे, संस्कृत के जानकार थे, इंग्लिश के जानकार थे, पंजाबी इनको आती थी। तो केडिया परिवार का जो बिजनेस है वो पुराने पाकिस्तान में भी था, नूरपुर, फिरोजपुर, वहाँ पर करीब 7 गांवों की इनकी बहुत बड़ी जागीरदारी थी, जमींदारी थी। और भारत विभाजन के पश्चात ये इधर आ गए। ये इस परिवार की है ये बैठक है, बहुत बड़ी बैठक है। और इसमें सेठ परिवार की फोटो, इसमें बेल्जियम के झरोखे थे, पुरानी लैंप थी, सेठ परिवार की बहुत आदमकद फोटो इसके अंदर थी। और जो भी कानून जो होता था, दंड दिया जाता था, कोई भी डिसीजन लिए जाते थे, वो इस हवेली में लिए जाते थे। तो ये मान के चलो ये एक तरह से कचहरी है, एक तरह से कोर्ट है। और यहाँ पर अ, विभिन्न सांस्कृतिक प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम इस हवेली के बरामदे में होते थे। कुछ दुर्लभ पुस्तक, दुर्लभ फोटोग्राफ्स मेरे पास इसके पड़े हैं। जैसे बीकानेर की गायिका है, संभवतः जिलाई बाई है, और जिलाई बाई मांड गायक में बहुत प्रसिद्ध है। तो एक फोटो है जिसमें हारमोनियम है, गाने बजाने वाले हैं, सेठ साहूकार बैठे हैं, और उसमें ये गायिका छोटी बालिका के रूप में भी ये है। ये फोटो मेरे पास पड़ा है।
ये इसी हवेली का भीतर का चित्र है, अर्जुन दास सिकेरिया। और अर्जुन दास जी खुद ज्योतिष के ज्ञाता थे, और उन्होंने वास्तुकला के हिसाब से इस हवेली का इन्होंने निर्माण किया है। और इसमें जो भित्ति चित्र हैं वो और हवेलियों से भटके हैं, क्योंकि अर्जुन दास जी खुद धार्मिक प्रवृत्ति के थे, महाभारत का ज्ञाता थे, रामायण के ज्ञाता थे। तो महाभारत रामायण से संबंधित भित्ति चित्र इस हवेलियों में आपको देखने को मिलेंगे। और बताते हैं कि अर्जुन दास जी ने जब इस हवेली का निर्माण किया तो हवेली के अंदर जो खूंटी है, प्रत्येक खूंटी में चांदी के सिक्के इन्होंने जड़वाए। और अ, यदि इन खूंटी को खोदा जाए तो संभवतः चांदी की सिक्के प्रत्येक खूंटी में निकल सकते हैं। लेकिन वर्तमान में ये हवेली गांव के भार्गव परिवार है, उन्होंने खरीद ली है। ये इस हवेली के सामने, अर्जुनदास हवेली के सामने, और इसको बड़ी हवेली के नाम से जाना जाता है। और ये केडिया परिवार की 2 नंबर की हवेली है। 1 नंबर की हवेली है वो तो बस स्टैंड पे है, सबसे पहले वो बनी, उसके बाद में इस हवेली का निर्माण हुआ। और इस हवेली में केवल आगे भित्ति चित्र है, बहुत बड़े हाथी के हौदे हैं और गणेश जी का चित्र है, लेकिन अंदर इसमें कोई भित्ति चित्र नहीं है। लेकिन अभी भी ये 150 साल पुरानी हवेली है और बहुत मजबूत है, कहीं भी कोई दरार नहीं है। और हर तिबारी के अंदर, हर साल चौगरों के अंदर पुराने सैतीर है, सैतूत के या इसके रोहिडे के बने हुए। और बहुत ही अ, मजबूत हवेली है, दीवारियां बहुत बड़ी है। और इनके जो रूम है वो तो आज के शहरों के छोटे फ्लैट होते उतने बड़े बड़े रूम हैं, यानी 25 बाई 25 फीट के कमरे हैं, 20-20 फीट की इसमें दीवारियां हैं। हाँ, ये इस हवेली का अंदर का चित्र। और इस हवेली में दोनों तरफ सीढ़ियां हैं, पूर्वमुखी हवेली है। और आप देख रहे हो कितना सुंदर इसका मेहराब है, कितने इसमें झरोखे हैं, ये पत्थरों में खुदाई करके जैसे बनाए। तो कितनी आलीशान हवेली है, कितनी मजबूत हवेली है। और जहाँ पर ये गणेश जी की चूने से बनाई हुई प्रतिमा है। और लेकिन इसमें कोई भित्ति चित्र नहीं है। ये जालान परिवार की हवेली है, जो केडिया परिवार के ससुराल से थे और फतेहपुर से यहाँ आए थे। लेकिन ये हवेली वर्तमान में बिक चुकी है, और गांव की रोशन लीलकर, मदन रोशन लीलकर परिवार ने इस हवेली को परचेज कर लिया है। फिर भी इसमें इस हवेली में लैला मजनू की इसके अंदर फोटो है, राग रागिनी की फोटो है, घोड़ों की इसके अंदर चित्र है, रेल यात्राओं की इसके अंदर चित्र है। और हर टोटे के बीच में बहुत ही पुरानी लोक कथाओं से संबंधित काफी चित्र है, और बहुत ही सुंदर हवेली है। ये इस हवेली का आगे का भाग है। अब इसमें आप देख लो, हवेली जब ये बिकी तो बेचने से पहले जितने भी ये खिड़कियां थी ये सब रामगढ़ के जोरी परिवार है उनको ये बेच दी गई। और तो बहुत दुख होता है जब गांव की एक विरासत की इस तरह की कदर होती है। और इसमें आगे जो गणेश जी की प्रतिमा थी वो हटा दी गई है। अब इसमें ये अ, मक्का मदीना काबा का जो चित्र है वो यहाँ पर लगा हुआ है। फिर भी ये काफी दर्शनीय हवेली है। इसके भित्ति चित्र जो है बहुत ही नयना विराम भित्ति चित्र। ये पोदार परिवार की सबसे पहली हवेली है। सबसे पहले जोखीराम जी पोदार जैसे आए थे, और ये सबसे पहली हवेली है। वर्तमान में सलजी सिक्का इस हवेली को केयर टेकर के रूप में संभाल रहे हैं। और गांव में जो गौशाला है वो इसी परिवार की बनाई है। ये भी इस पोदार हवेली का काफी दूर से लिया हुआ चित्र है। इसमें साइड में भित्ति चित्र नहीं है, पीछे भी नहीं है, और गली में भी नहीं है। लेकिन आगे जो बैठक है अंदर है, उसमें बहुत ही सुंदर चित्र इसके अंदर है। ये जालान परिवार की हवेली है। और इस हवेली में भी बहुत ही दुर्लभ दुर्लभ भित्ति चित्र, अलग अलग विधाओं के इसमें, मुगल शैली के इसके अंदर आपको देखने मिलेंगे, राग रागिनी के आपको देखने मिलेंगे, ढोला मारू के चित्र आपको देखने मिलेंगे, सोहिनी महिवाल के चित्र आपको देखने मिलेंगे। और वर्तमान में हवेली है वो बिक चुकी है, और इसमें हैंडीक्राफ्ट का कारखाना है वो चलता है इसमें। और पिछवाड़े में इसमें शराब के ठेके हैं वो चलते हैं। ये
गाडोदिया परिवार के राम वल्लभ जी पोदार, राम वल्लभ जी गाडोदिया, उनके परिवार की हवेली का आगे का चित्र। ये रघुनाथ जी केडिया जो वर्तमान में कलकत्ता विराजते हैं, इन्हीं के परिवार के राजेंद्र जी केडिया जो अमरावती में उनका बिजनेस है, ये उस परिवार की हवेली है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही मजबूत हवेली है, और इसके अंदर जो भित्ति चित्र हैं बहुत ही देखने को है। और इसमें जो अंदर जो प्रवेश करने की सीढ़ियां हैं, उसमें दोनों तरफ की दीवार है वो हाथी का जैसे होता है, हाथी की सूंड होती है, उस तरह की इसमें डिजाइन है। इसका चित्र मैं इसमें शेयर करूंगा। ये इसी हवेली का आगे का फ्रंट का चित्र है, और इसका जो मेहराब है इसके अंदर बहुत ही सुंदर भित्ति चित्र है। इसमें पूरी जो राम दरबार है उसकी इसके अंदर ये पेंटिंग है वो बनी हुई है। ये इस मुख्य सीढ़ी हम देख रहे हो, सीढ़ी दोनों तरफ दीवार है वो हाथी की सूंड की तरह से, ये हाथी का जैसे मस्तिष्क है, ये फ्रंटल एरिया होगा, ये सूंड वाला जो पोर्शन। तो पूरा वास्तु के हिसाब से कितनी सीढ़ियां होगी, कितने टोड़े होंगे, कितने चौक होंगे। और इसमें ये पीछे देख रहे हैं, ये बैठे हैं, महावत बैठे हैं। तो भित्ति सीढ़ियों में भी मतलब हाथी की डिजाइन जैसे बनी है। ये इस हवेली की मुख्य विशेषता है। हाँ, ये सिंघानिया परिवार की हवेली है, और वर्तमान में इसमें आदर्श बाल भारती स्कूल है वो चलती है, लेकिन आगे डिस्टिम्बर कराने से इसके भित्ति चित्र है वो ढक चुके हैं, और फिर भी बहुत सुंदर हवेली है। और इसके साइड के जो भित्ति चित्र है इसमें ट्रैफिक पुलिस का एक बहुत ही फ्रेस्को पेंटिंग है। ट्रैफिक पुलिस जैसे पुलिस कंट्रोल कैसे करता है, तो उसमें बाकायदा से इशारे देते हैं जैसे इधर दाएं मुड़िए बाएं मुड़िए। और रेलवे स्टेशन का भी इसके अंदर चित्र है। ये भी सिंघानिया परिवार की हवेली है, लेकिन ये भी बिक चुकी है, और गांव के ही बाबूलाल जी सोनी उन्होंने इस हवेली को परचेज किया है, और इस हवेली का इन्होंने जीर्णोद्धार कराया, पूरी रिपेयरिंग करवाई है। लेकिन फिर भी इनके जो चित्र है उसमें कलर थोड़ा हल्का था, क्योंकि पहले जो पुरानी हवेलियां हैं उसमें तो सारा देसी कलर है वो इस्तेमाल होता था। क्योंकि उसमें जैसे नारियल के टोकसी को जला के सरसों के तेल में जैसे काला रंग बनाया जाता था, तोरु के फूल से पीला रंग बनाया जाता था, नील के पत्तियों से इंडिगो कलर है वो बनाया जाता था, और गांव गाय के पेशाब से ये जो केसरिया रंग होता है, सुनहरी रंग होता है, वो बनाया जाता था। तो ये देसी विदेशी रंग बनाने की जो तकनीक थी वो धीरे धीरे खत्म होती गई, और इसके जो भित्ति चित्र हैं वो धूप के कारण थोड़े धुंधले हो गए। फिर भी इसमें बहुत सुंदर चित्र है, और काफी बढ़िया रिपेयरिंग इस हवेली की हुई है, और देखने लायक हवेली है। इसके अलावा ये जो मेहराब है इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के भित्ति चित्र आपको देखने को मिलेंगे। इसमें रानी लक्ष्मीबाई के चित्र भी है, बहादुर शाह जफर के चित्र है। तो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स है उनके चित्र इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ये टिबड़े वाला परिवार की हवेली है, और इसमें भी फ्रीडम फाइटर्स की फोटोज है। हालांकि ये हवेली बात की बनी है, इसलिए इसके चित्र आप देख रहे हो सारे धुंधले हो चुके हैं धूप के कारण, लेकिन फिर भी उनके भित्ति चित्रों के इम्प्रेशंस हैं वो अभी भी दिख रहे हैं। और इसमें भी फ्रीडम फाइटर्स की है, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री है, रानी लक्ष्मीबाई है, महात्मा गांधी है, वल्लभ भाई पटेल है। तो फ्रीडम फाइटर्स के स्वतंत्रता सेनानियों के जो फोटोग्राफ्स है वो इस हवेली के बहराब में आपको देखने को मिले। लेकिन सार संभाल नहीं होने के कारण इस हवेली के ऊपर के जो चौबारे हैं वो गिर चुके हैं, और अभी इसी वर्ष तेज बारिश के कारण इसके साइड का जो एक चौबारा है वो भी गिर चुका है। तो मेरा तो ये आग्रह है कि इस परिवार के जो टिबड़ीवाल परिवार के जो सेठ है वो अपनी इस धरोहर को संभालें, इसको रिपेयरिंग कराएं, क्योंकि ये गांव की एक विरासत है। ये गांव की सबसे पहली हवेली है केडिया परिवार की, और ये बस स्टैंड पे है, मंदिर के सामने। गांव की स्थापना के समय सबसे पहली हवेली ये बनी, और इसके पास में ही मंदिर बना। उस मंदिर में जो कुई है वो भी बीकानेर नरेश की तरफ से बनाई गई थी, और इस हवेली में भी कोई भित्ति चित्र नहीं है। लेकिन ये 165 साल पुरानी हवेली है, फिर भी बहुत मजबूत है। ऊपर इसमें चौबारे हैं, और चौड़ी चौड़ी इसके अंदर दीवारियां हैं, बहुत चौड़े इसके अंदर कमरे हैं, और
इस परिवार के सदस्य विश्वनाथ जी केडिया जो कि चेन्नई में भी रहते हैं, अभी उनका देहांत हो गया है। कुछ सदस्य इनके परिवार के सदस्य वो कलकत्ता भी रहते हैं। तो स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत मजबूत हवेली है। भले इसमें भित्ति चित्र नहीं हो, लेकिन 150 साल होने बाद भी अभी तक इनके ढोले हैं और साबुत है, दीवार में कहीं भी कोई दरार नहीं है। और परिवार के सदस्य यदि इनकी 10-20 लाख रुपए लगा के इसकी मरम्मत कराएं तो हेरिटेज हाउस के रूप में ये डेवलप हो सकता है। ये इसी हवेली का ये चौबारा है। और इसका चौबारे का एक भीतर का मेरे पास फोटो उपलब्ध हुआ है, जिसमें बेल्जियम के झाड़ फानुस लगे हैं, लांटन लगी है, पुराने भित्ति चित्र लगे हैं। और इसके अंदर जो पलंग थे उसमें चांदी के पागे थे और नीचे कालीन बिछा होता था। और इसमें पढ़ने के रूप में इसको काम में लेते थे। और ये जो चौबारा है इसकी स्थापत्य कला बहुत ही मतलब देखने लायक है। आप देख रहे हो इसमें सीढ़ियाँ है, ये दोनों तरफ इसके ये बरामदे हैं। और बरामदों का डिजाइन आप देख रहे हो कितना सुंदर है। खिड़कियां हैं इसमें चारों तरफ। तो ये ऐसा कमरा है जिसमें पंखे की भी जरूरत नहीं है। तो हवा महल के रूप में ये चौबारा है एक तरह का। ये जो हवेली है ये हिरावत परिवार के सेठ मानमल जी चंपालाल जी हिरावत, और इसी हवेली का पूरा जीर्णोद्धार करवाया इसी परिवार के सदस्य राजेंद्र जी हिरावत, जो वर्तमान में चेन्नई रहते हैं। और गांव की सबसे बड़ी हवेलियों में शामिल है। सबसे बड़ी हवेलियों में एक तो अ, चमड़िया परिवार की हवेली और ये हिरावत परिवार की हवेली। इस हवेली की लंबाई है वो करीब 120 फीट है, चौड़ाई है वो करीब 80 फीट है। और पूरी स्थापत्य कला वास्तुकला देखने को ही बनती है। ये इस हवेली का अंदर की आप सीढ़ियाँ देख रहे हो। ये बहुत बड़ी बैठक है इसमें। और अंदर इसके अंदर वही 4 तिवारियाँ हैं, 4 साल है, 4 चौगरे हैं, 2 इसके अंदर किचन है, 2 पैट काले हैं। और अ, इस हवेली के अंदर वसुंधरा राजे हैं, वो विश्राम कर चुकी है चूरू भ्रमण के दौरान। भैरव सिंह जी शेखावत इसमें आ चुके हैं। और जितने बड़े बड़े पद पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इसमें आ चुके हैं। और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी इस हवेली के अंदर विकसित किया है। तो छत का जितना भी पानी होता है वो इसके अंदर स्टोरेज हो जाता है। इस हवेली का बैठक का फोटो आप देख रहे हो, कितनी कितनी लंबी बैठक है, सिंगल ढोले की, यानी बिना कोई स्पॉट के, बिना कोई बीम के, कम से कम 40 फीट का ढोला होगा। तो गांव की चमड़िया परिवार की हवेली और इस हवेली में उसमें ये सबसे बड़े ढोले हैं। ये हिरावत परिवार के सेठ जी की फोटो यहाँ पर लगी है। और कभी आप रतनगर आए तो इस हवेली को आप जरूर देखें। ये सोहनलाल जी हिरावत की हवेली। इस हवेली का भी अभी 50 लाख रुपए की लागत से जीर्णोद्धार किया गया है। और पुराने जो भित्ति चित्र है उनको एज इट रखा है। ये फूलचंद जी फतेहचंद जी हिरावत की हवेली। ये भी बहुत ही सुंदर हवेली है वास्तुशास्त्र के हिसाब से। और इस हवेली में आगे का जो पोर्शन है उसमें आधे भाग में टोडे हैं, आधे भाग में टोडे नहीं है। अब इसके पीछे कारण क्या है ये मेरे आज तक समझ में नहीं आया। हाँ, ये टिबड़े वाला परिवार की हवेली है, लेकिन इस हवेली के सेठ लोग हैं वो इसको संभालते नहीं हैं। और वर्तमान में रामलाल सहल का परिवार है वो इस हवेली के अंदर केयर टेकर के रूप में रह रहा है। और ये जितनी भी हवेलियां हैं ये नगर के परकोटे में है। अब नगर के परकोटे के बाहर कोई हवेली नहीं है, लेकिन दिखनादे मोहल्ले में शमसुद्दीन जी धोबी उनकी एकमात्र हवेली है, क्योंकि इनके परिवार के जो सदस्य है वो चेजे का ही काम करते थे। और गांव में जितने हवेलियां बनी है वो काफ़ी हवेलियों में इन्हीं परिवार के चेजारों ने बनाई है। कटारिया परिवार के चेजारों ने बनाई है। तो इन धोबी साहब का भी इच्छा थी कि मैं भी एक टोडो वाली हवेली बनाऊं। तो ये कटारियों के मोहल्ले में ये हवेली है जो टोडों की हवेली है, एकमात्र हवेली है जो परकोटी के बाहर है। और शमसुद्दीन जी धोबी ने उनके जो पूर्वज थे उन्होंने इस हवेली को बनाया है। और काफ़ी सुंदर हवेली है, इटालियन डिजाइन में
और इस हवेली में ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर जैसे घड़ी लगाने का भी इसके अंदर जगह है। हो सकता है इनकी प्लानिंग हो एक छोटी घड़ी, घंटा घर के रूप में टाइम देखने के लिए इसमें। और अ, वर्तमान में हालांकि ये थोड़ी जर्जर हो चुकी है, लेकिन फिर भी रिपेयरिंग की जाए तो ये हवेली अभी भी एक दर्शनीय स्थल के रूप में साबित हो सकती है। तो ये कुछ हमारे मेरे गांव की रत्ननगर की हवेलियां हैं। और मुझे गर्व है कि स्थापत्य कला की दृष्टि से, टाउन प्लानिंग की दृष्टि से पूरे विश्व में अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। और अब चूंकि ड्रोन कैमरे की सुविधा बन गई है, और मैंने पूरे गांव का ड्रोन कैमरे से एक चित्र लिया है। और उस टाउन प्लानिंग को आप देखो तो जैसे जयपुर का जो नक्शा है, MI रोड है, जैसे चौराहे है, हमारे गांव में 256 चौराहे हैं। और पुराने जो टाउन प्लानिंग है उसमें तो यही था कि हर चौराहे पे एक नीम या पीपल का पेड़ लगाया जाए। तो हो सकता है उसमें हर चौराहे पे पेड़ लगाए गए होंगे, कुछ पेड़ पनपे नहीं, कुछ में दीमक के कारण वो जर्जर हो गए, कुछ पेड़ गिर गए। लेकिन फिर भी आप यदि गांव का जो मुख्य मार्केट है उसमें आप यदि अ, पद यात्रा करो तो आपको हर चौराहे पे आपको नीम का पेड़ मिलेगा, गट्टा मिलेगा। तो ये इस गांव की एक बहुत ही अच्छी विशेषता है। आप इस डॉक्यूमेंट्री को देखें और मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इस डॉक्यूमेंट्री को रतनगर के जितने भी प्रवासी हैं उन सभी से शेयर करें। और इसी श्रृंखला में मैं समय समय पर गांव की छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री मैं आपसे शेयर करूंगा, जिसमें गांव के मंदिर है, गांव के मस्जिद हैं, गांव के भित्ति चित्र है, गांव के जो सेठ साहूकार है, गांव की जो प्रसिद्ध पर्सनैलिटीज हैं, गांव की स्थापना के चरण कैसे हैं। दुर्लभ चित्र है मेरे पास 150 साल पुराने। और उन सभी को मैं छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री बना के मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। और इसी के साथ मैं मेरी तरफ से, मेरे गांव की तरफ से मैं आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video and this channel. Have a good day, have a great day.